नमस्कार बच्चों, मेरा नाम नवलजीत सर और आज हम फिर आपके सामने पेश हो चुके हैं कक्षा 8 का पहला पाठ लेकर फसल उत्पादन एवं प्रबंध। और हम इससे पहले फसल की परिभाषा पढ़ चुके हैं, फसल के प्रकार भी पढ़ चुके हैं और फसल की कृषि पद्धतियां, जो कि पूरा पाठ उन्हीं पर डिपेंड है। वो फसल की कृषि पद्धतियां या उनको चरण भी कह सकते हैं। वो टोटल कितने हैं? 7 चरण हैं, जिसके अंदर पहला चरण था मिट्टी तैयार करना, जिसमें जुताई की प्रक्रिया होती है। दूसरा है बुआई, जिसके अंदर बीजों का चयन करके बुआई की जाती है। उसके बाद जो तीसरा चरण था, तीसरा चरण क्या था? खाद एवं उर्वरक देना। चौथा चरण क्या था? सिंचाई। पांचवा चरण खरपतवार से सुरक्षा। और हम ये 5 चरण पढ़ चुके हैं। मैं दोबारा रिवाइज करवा रहा हूँ कि फसल की परिभाषा क्या होती है कि एक ही किस्म के पौधों को बड़े क्षेत्र में उगाना। फसल 3 प्रकार की होती है, रबी, खरीफ, जायद की फसलें। उसके बाद में मिट्टी तैयार करने में जुताई की प्रक्रिया, जो में कृषि औजार काम आते हैं वो परंपरागत औजार जैसे कि हल होता है। उसके बाद में एक होता है हल, और एक होता है जिसका नाम मैंने आपको बताया था, हल और कल्टीवेटर का उपयोग किया जाता है। उसके बाद के अंदर बुआई, बुआई के अंदर भी हल का यूज किया जाता है और एक किया जाता है सीड ड्रिल का। उसके बाद में खाद एवं उर्वरक देना। खाद के अंदर एक जैविक खाद होता है और एक होता है उर्वरक। उर्वरक के अंदर यूरिया, पोटास, सुपर फास्फेट ये वाले हो जाते हैं और एनपीके। उसके बाद के अंदर खाद, खाद पशु और जंतु का अपशिष्ट होता है जो कि खेतों में बनाई जा सकती है। उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्री में होता है, जो मैंने आपको अच्छे से समझाया था पिछली वीडियो में। उसके बाद में अपने जो आ गया था क्या? सिंचाई। खाद एवं उर्वरक देने के बाद में क्या आया था? सिंचाई, यानी कि पौधों को एक निश्चित अंतराल में क्या देना? जल देना। पौधों को निश्चित अंतराल में जल देना क्या कहलाता है? सिंचाई कहलाता है। इस सिंचाई के क्या स्रोत होते हैं, जो कि परंपरागत स्रोत भी होते हैं और आधुनिक स्रोत भी होते हैं। परंपरागत स्रोत होते हैं कुएं, नहर, बावड़ी, बांध, नहरें, इनके द्वारा। उसके बाद में जो आधुनिक स्रोत है, जो आधुनिक विधि अपनाई जाती है, वो अपनाई जाती है फव्वारा विधि और टपकन विधि। फव्वारा विधि और टपकन विधि। उसके बाद में सिंचाई हमने कर दी हमारी फसल के अंदर, खेत के अंदर, तो उस फसल के पौधों के साथ में कुछ अनावश्यक पौधे भी, जिन्हें हम चारा कहते हैं, अपनी देसी भाषा के अंदर चारा कहते हैं। उस चारे का कोई उपयोग नहीं है, पशुओं को खाने के काम आता है, लेकिन वो अपनी फसल को क्या कर सकते हैं? कमजोर, क्योंकि वो अपनी फसल के पोषक तत्वों को ले लेते हैं, जिसकी वजह से हमारे पौधे कमजोर हो जाएंगे, तो उन्हें उठाना आवश्यक है। तो फसल के साथ में जो अनावश्यक पौधे उग रहे हैं उन्हें क्या कहते हैं? खरपतवार कहते हैं। और उन खरपतवारों को हटाने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती थी? निराई कहलाती थी। अब खरपतवार हटाने के 2 तरीके हैं। एक, आप खेत में जाओ खुरपी के द्वारा हटा दो। दूसरा तरीका है कि आप खरपतवार नाशी का यूज करो। और खरपतवार नाशी किन्हें कहते हैं? यानी कि खेत में खरपतवार हटाने के लिए उपयोग किए जाने वाले रसायनों को, केमिकलों को क्या कहते हैं? खरपतवार नाशी। इनका मुख्य उदाहरण है 2D और 4D, और इसमें प्रक्रिया हुई थी निराई। उसके बाद में अब धीरे धीरे ये अनुपात चलता रहेगा, जल भी देते रहोगे और आपकी फसल धीरे धीरे बड़ी होती जाएगी। यानी लगभग 3, 4 से 5 महीने के बाद में अब आपकी फसल क्या हो चुकी है? पक चुकी है। आपकी फसल क्या हो चुकी है? पक चुकी है। अब पक गई है तो उस फसल को हम क्या करेंगे? काटेंगे। तो ये अगला चरण कौन सा है? अगला चरण ही कौन सा आएगा? मेरे सामने देखो, अगला चरण है छठा चरण, जो वो है कटाई। कौन सा? कटाई। अब कटाई तो आप जानते हो सब, अरे सब जानते हो उसको, जिसको हम कहते हैं क्या? लावणी। अपनी राजस्थान की भाषा में कहते हैं लावणी। तो कटाई का समय आएगा। अब कटाई कब काटेंगे? जब फसल अच्छी तरह से पक जाएगी। तो इसकी परिभाषा भी यही है कटाई की, कि फसल पक जाने के बाद उसे काटना ही क्या कहलाता है? कटाई कहलाता है। फसल पक जाने के बाद उसे काटना ही क्या कहलाता है? कटाई कहलाता है। लिख रहा हूं, फसल पक जाने के बाद उसे काटना ही क्या कहलाता है? कटाई कहलाता है। अब कटाई के अंदर आप मशीनों का प्रयोग करोगे, आप औजारों का प्रयोग करोगे, है ना। आजकल, पहले क्या होता था कि पहले सामान्यतः जो महिलाएं खेतों में जाती थी, अपनी मम्मी या आसपास के जो लोग खेतों में जाते थे, जिनके पास किसान होते हैं, वो खेतों में जाते थे तो लेके जाते थे दराती वगैरह, दराती वगैरह के द्वारा काटे जाते थे। तो ये परंपरागत औजार था, है ना। तो फसल पक को काटेंगे किसके द्वारा? औजार। मैं औजार लिख रहा हूँ यहाँ पे, औजार। कौन सा औजार? दराती के द्वारा, जिसको अपनी जो राजस्थान की भाषा होती है सामान्यतः दांतली भी कहते हैं।
ठीक है ना, दांत ली, ठीक है ना। तो दराती का प्रयोग किया जाता है ना। तो फसल काटने में दराती काम आती है। दूसरा है हार्वेस्टर। हार्वेस्टर जो कि वर्तमान में काम आता है, हार्वेस्टर, ठीक है ना। हार्वेस्टर इसका काम भी किसमें किया जाता है, फसल को काटने में, यानी फसल काटने की मशीन। ये तो मशीन नहीं है, ये तो औजार है। फसल काटने की मशीन, फसल काटने की मशीन क्या होती है, हार्वेस्टर होती है। हार्वेस्टर कट गई, अब कटने के बाद में यानी ये फसल को आप खड़ी जो फसल थी उसको काट चुके हो दराती के द्वारा या हार्वेस्टर के द्वारा काट चुके हो, अब आपको कट गई तो उसके अंदर कुछ भूसा भी होगा, यानी जिसको चारा बोलते हैं, अपनी भाषा में चारा कह सकते हैं, या फिर उसको बोलते हैं ना कि मेरे को याद नहीं आ रहा, उसको राजस्थानी भाषा में कुछ कहते हैं, वो याद नहीं आ रहा कि उसको बोलते हैं, मेरे को, हाँ मैं बाद में बता दूंगा उसको। तो यानी कि हार्वेस्टर कट चुके, अब उसमें से जो दाने होंगे, यानी जो फसल के दाने होंगे, उन दानों का हम खाने में यूज करेंगे। जैसे गेहूं के दाने आपने देखे होंगे, बाजरे के दाने आपने देखे होंगे, और मक्के के दाने आपने देखे होंगे, यानी उनको अलग किया जाता है, भूसा अलग किया जाता है और दाना अलग किया जाता है ना। तो उस मशीन का नाम होता है, यानी कि आपने देखा होगा कि जब हमारे खेत, आप जिनके खेत होते हैं वो खेत देखे होंगे कि ट्रैक्टर आता है और ट्रैक्टर पीछे एक मशीन लगी होती है जिसको हम बोलते हैं थ्रेसर। जिसको हम क्या बोलते हैं, थ्रेसर, यानी ट्रैक्टर के पीछे जो लगी है थ्रेसर। कि फिर बोलते भी थे अरे थ्रेसर आ गई, थ्रेसर आ गई, फिर भगते थे, है ना। वो थ्रेसर के ऊपर जाके बैठ के मोजी भी खाते थे, खाए हुए ना आपने, तो जिनके खेत है तो हमने तो खाई है। तो उस टाइम उसको थ्रेसर बोलते थे, जो ट्रैक्टर के पीछे लग के आती थी मशीन। उसमें क्या करते थे, जो आपने काट दी फसल, अब उसको काट के 2-3 दिन, 2-3 दिन तो खेत में ही रखेंगे काट कर उस फसल को, उसके बाद में सूख जाएगी, नमी हट जाएगी उसमें से। अब उसको किस में डालेंगे, उसे थ्रेसर मशीन में डालेंगे, है ना। तो वो मशीन कौन सी होती है, थ्रेसर। और ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, थ्रेसिंग। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, थ्रेसिंग। यानी कि फसल में से अनाज व भूसे को, अनाज के दाने भूसे को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, थ्रेसिंग। और किसके द्वारा करते हैं, थ्रेसर के द्वारा। दोबारा बोल रहा हूँ, फसल में से अनाज के दाने और भूसे को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, थ्रेसिंग कहलाती है। इस प्रक्रिया को मैं लिख रहा हूँ तुम्हारे सामने, ये कटाई में आ रही है, थ्रेसिंग, थ्रेसिंग, ठीक है ना। तो अनाज के दाने भूसे को अलग करना, अनाज के दाने व भूसे को अलग करना क्या कहलाता है, थ्रेसिंग कहलाता है। कि फसल में से अनाज के दाने व भूसे को अलग करना क्या कहलाता है, थ्रेसिंग कहलाता है। ठीक। अब आजकल आपने देखा होगा कि पंजाब की तरफ, क्योंकि पंजाब में गेहूं की फसल ज्यादा की जाती है, या हो सकता है कि वहाँ खेत ज्यादा है तो वहाँ फसल ज्यादा की जाती है, कृषि ज्यादा की जाती है। कहाँ, अपने पंजाब राज्य के अंदर जो अपने भारत देश में स्थित है वहां पे। तो वहाँ डेवलप होना जरूरी भी है भाई। फसल जिस हिसाब से ज्यादा उत्पादन हो रहा है, फसल का, गेहूं का, इनका ज्यादा उत्पादन हो रहा है, तो वहाँ डेवलपमेंट होना भी जरूरी है। तो वहाँ डेवलपमेंट हो चुका है कि जो ये हार्वेस्टर और थ्रेसिंग अलग अलग होती है, यानी पहले हार्वेस्टर लाओ, मशीन मंगाओ, फिर कटाई कराओ, फिर बाद में थ्रेसिंग वाली मशीन अलग मंगाओ, और फिर क्या कराओ, फसल को निकलवाओ, यानी अनाज के दानों को। लेकिन अब उन्होंने एक मशीन का आविष्कार किया है जिसको बोलते हैं कॉम्बाइन मशीन, जिसको बोलते हैं कॉम्बाइन मशीन। वो कॉम्बाइन मशीन क्या करती है, उसमें दोनों काम होते हैं। उसमें दोनों काम कौन से होंगे बताओ, उसके अंदर हार्वेस्टर भी होगा और थ्रेसिंग होगा, यानी वो साथ साथ काटती हुई भी जाएगी फसल को, और थ्रेसिंग के द्वारा अनाज के दाने को भी अलग करती रहेगी, अनाज के दानों को, ठीक है ना। तो यानी कि कॉम्बाइन का मतलब होता है, कॉम्बाइन मशीन का, कि जिसके अंदर थ्रेसिंग की प्रक्रिया, थ्रेसिंग और प्लस क्या, हार्वेस्टर यानी काटने की प्रक्रिया साथ साथ हो, उस मशीन को क्या कहते हैं, उस मशीन को कहते हैं कॉम्बाइन मशीन। उस मशीन को क्या कहते हैं, कॉम्बाइन मशीन। जो कहाँ डेवलप हो चुकी है, कहाँ डेवलप हो चुकी है, पंजाब की तरफ। आपने देखा होगा बहुत बार हाईवे की तरफ चलती भी है, जिसके आगे तो कुछ क्या, फसल काटने की हार्वेस्टर होता है और पीछे निकालने का थ्रेसिंग होता है। तो वो होती है कॉम्बाइन मशीन। कॉम्बाइन मशीन में क्या होता है, थ्रेसिंग व हार्वेस्टर की प्रक्रिया साथ साथ हो जाती है, ठीक है। तो हमने अपना छठा चरण किया था कटाई, यानी कि आपने खरपतवार की सुरक्षा करने के बाद, निराई करने के बाद में आपकी फसल धीरे धीरे पानी दे रहे हो, बढ़ रही थी। 4 से 5 महीने बाद में आपकी फसल पक चुकी है, जैसे कि गेहूं की फसल पक चुकी है। अब उसकी क्या समय आ गया, कटाई का समय आ गया। तो फसल पक जाने के बाद उसे काटना ही क्या कहलाता है,
कटाई कहलाता है। अब ये कटाई दराती के द्वारा की जाती थी पहले, आजकल मशीनों के द्वारा की जाती है। उस मशीन का नाम है हार्वेस्टर। उस मशीन का नाम क्या है? हार्वेस्टर, फसल काटने की मशीन। फसल कट गई तो उसको 2 से 3 दिन खेत के अंदर ही क्या कर देंगे? सुखाएंगे, और सुखाने के बाद अब उसमें से अनाज और दाने को क्या करना पड़ेगा? अलग करना पड़ेगा। तो वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? थ्रेसिंग। और मशीन करने वाली थ्रेसर, जो कि ट्रैक्टर के पीछे लगी होती है जब ट्रैक्टर वाले निकालने आते हैं। अब कोम्बाइन, कोम्बाइन यानी थ्रेसिंग और हार्वेस्टर दोनों प्रक्रिया एक साथ करने वाली जो मशीन होती है वो कोम्बाइन मशीन होती है। इस तरह से आपका ये कटाई का भी काम हो चुका है। ठीक है, अब अगला चरण पढ़ेंगे हम भंडारण। लेकिन उससे पहले एक नोट पढ़ेंगे कि जब कटाई का समय आ जाता है तो अपने भारत में, अपना भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो इस भारत के अंदर कटाई का जो समय है उसे कटाई पर्व के रूप में मनाया जाता है, जिसे बहुत से राज्यों में मनाया जाता है, वो मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले आप कटाई वाले इस टॉपिक का स्क्रीनशॉट ले लो और इसको अच्छे से याद और नोट करना है। ठीक है बच्चों, ये देखो। हाँ तो बच्चों, अभी आपने देखा कटाई, यानी आपकी फसल की कटाई हो चुकी है। अब नोट में एक चीज पढ़नी है, कटाई पर्व। कटाई पर्व से नाम, पर्व का मतलब आप जानते हो, त्योहार या उत्सव। ठीक है ना, त्योहार। अब ये क्यों मनाया जाता है? यानी कि किसान ने अपनी 4 से 5 महीने की मेहनत की, कहाँ? अपने खेत में, किसको उगाने के लिए? फसल को उगाने के लिए। और जब उसकी फसल अच्छी होएगी, यानी खेत में अच्छी फसल हो गई, यानी उसकी जो सोच थी उस सोच के अनुसार उसमें उपज पैदा हो गई, तो किसान खुश होएगा, और खुश होकर क्या मनाता है? वो पर्व या त्योहार मनाता है। अपने भारत में ऐसी क्या मान्यता भी है कि खुशी मनाते हैं किसान उस चीज के लिए, तो उसे कटाई पर्व के नाम से जाना जाता है। जैसे उदाहरण के लिए, अब ऐसा होता भी है क्योंकि अपने भारत के अंदर फसल कट जाने के बाद ही त्योहार शुरुआत होते हैं। जैसे दीपावली, फसल कट जाने के बाद ही लगभग ये क्या, बाजरे या गेहूं की, बाजरे और मक्के की फसल कट जाती है। उस टाइम मार्च में भी गेहूं की फसल कटती है, तो होली का त्योहार मनाया जाता है ना। तो दो त्योहार तो फेमस है कटाई पर्व के अंदर। कौन कौन से बताओ? बिल्कुल आप सही सोच रहे हो, एक तो दिवाली और एक होली। दिवाली और होली ये संपूर्ण भारत में मनाई जाती है। संपूर्ण भारत में मनाई जाती है कि नहीं मनाई जाती है? बिल्कुल सर, मनाई जाती है। लेकिन कुछ त्योहार है जो विशेष क्षेत्र में ही मनाए जाते हैं, वो कटाई पर्व के रूप में ही मनाए जाते हैं। जैसे कि पोंगल, ये पोंगल मनाया जाता है कहाँ? तमिलनाडु में और केरल में। केरल की साइड में और तमिलनाडु की साइड में क्या, ये पोंगल त्योहार मनाया जाता है। उसके बाद में वैसाखी। कौन सा? वैसाखी। ये वैसाखी कहाँ मनाया जाता है? पंजाब में, वैसाख के महीने में कटाई पर्व के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद में अगला कौन सा है? बिहू और नवान्या। बिहू और नवान्या ये कहाँ मनाया जाता है? ये मनाया जाता है असम में। कहाँ मनाया जाता है? असम में। तो देखो, दिवाली और होली तो संपूर्ण भारत में मनाई जाती है। पोंगल तमिलनाडु और केरल में मनाया जाता है। वैसाखी पंजाब में मनाया जाता है। बिहू और नवान्या असम में मनाया जाता है। कब मनाए जाते हैं? जब उनकी फसल पक चुकी है और फसल को क्या, वो काट चुके हैं, तो वो फसल अच्छी होने की खुशी में वो पर्व मनाने लग जाते हैं। तो ये पर्व इनको और भी मनाए जाते हैं, लेकिन जो आपकी किताब में दे रखे हैं वो यही है। अब इसके अंदर जो वैसाखी का त्योहार पंजाब, शायद इस वैसाखी के त्योहार से आपको एक घटना भी याद आ रही होगी। अगर किसी बच्चे को आ रही हो तो कमेंट जरूर करना कि इस वैसाखी के त्योहार के दिन पंजाब में ऐसा क्या हुआ था, ऐसा क्या हुआ था। तो मैं बता देता हूँ आपकी जानकारी के लिए कि वैसाखी के दिन, जब वैसाखी का त्योहार हर बार मनाया जाता है, कहाँ पे? पंजाब के अंदर मनाया जाता है, और ये वैसाख महीने में मनाया जाता है। तो उस टाइम समय था 13 अप्रैल का। कब? 13 अप्रैल। और टाइम था 1919, 13 अप्रैल 1919। और सभी पंजाब के जो भाई बहन थे, जो लोग थे, वो कहाँ इकट्ठा हुए थे? वो हुए थे जलियांवाला बाग के अंदर वैसाखी का त्योहार मनाने के लिए। वैसाखी का त्योहार मनाने के लिए सभी वहां क्या हुए थे? एकत्रित। वहां महात्मा गांधी नहीं आए थे क्योंकि महात्मा गांधी कहाँ थे? जेल में थे। तो उस टाइम सभी वहां पे इकट्ठा हुए थे, और वैसाखी का त्योहार तो मनाने के लिए इकट्ठा हुए थे, और ये भी कि अंग्रेजों को किस तरह से अपने भारत से क्या करना है,
मुक्त करना है भारत को अंग्रेजों से, किस प्रकार मुक्त करना उस बारे में भी चर्चा करनी थी। तो उस सभा का, उस त्योहार का जो हो रही थी वहां सभा, उस सभा का पता चल गया जनरल डायर को। किसको? जनरल डायर को। और जनरल डायर अपने 1000 सैनिकों के साथ कहाँ पहुंच गया? अपने 1000 सैनिकों के साथ जलियांवाला बाग में पहुंच गया। और उस जनरल डायर को क्रूरता से, यानी उसको दया भी नहीं आई, उसने अपने सैनिकों को अंधाधुंध फायरिंग करने का क्या दे दिया? आदेश दे दिया। और उसी दिन 13 अप्रैल 1919 को लगभग वहां हजारों, क्या 1000 2000 से भी ज्यादा, यानी ऐसे कंफर्म नहीं कह सकते कि इतने, लेकिन वहां पर बहुत से लोगों की क्या हुई थी? मौत हुई थी। और आज भी वो दिन 13 अप्रैल के दिन जलियांवाला बाग नरसंहार के रूप में मनाया जाता है और याद किया जाता है, क्योंकि वहां ऐसे कैसे क्या हुआ था, वैसाखी के त्योहार मनाया जा रहा था और वहां पे ऐसी भीड़ पर अंधाधुंध गोलियों की जो फायरिंग जनरल डायर के द्वारा की गई थी, ये बहुत ही क्रूर और निर्दयी घटना थी, है ना, जनरल डायर के द्वारा। और इसका आपको पता भी होगा कि जनरल डायल को उनमें से एक बालक बच गया था, उधम सिंह ने जाकर वहीं पे लंदन में उसकी क्या की थी? गोली मारकर हत्या की थी। तो ऐसे ही हमने देश शहीदों के हुए थे अपने भारत के अंदर, उनमें से एक ही त्योहार भी है वैशाखी के त्योहार के दिन। और 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था? ये जलियांवाला बाग हत्याकांड। आज भी उन जलियांवाला बाग के अंदर गोलियों के निशान बने हुए हैं, है ना। तो ये कटाई पर नोट कर लेना आप। दिवाली और होली संपूर्ण भारत में मनाई जाती है, पोंगल केरल और तमिलनाडु में मनाया जाता है, वैसाखी पंजाब में मनाया जाता है, बिहू और नवान्या असम में मनाया जाता है। अब अगला क्या पढ़ेंगे? अगला हम पढ़ेंगे भंडारण। अगला क्या पढ़ेंगे? भंडारण पढ़ेंगे। भंडारण थोड़ा बड़ा नहीं है, छोटा सा ही है, तो मैं यही लिख देता हूँ भंडारण। अब देखो, यानी कि आपकी फसल कट चुकी है और आपको फसल में से अनाज निकाल भी चुके हैं। अब उस अनाज को, जब निकालेंगे उसमें थोड़ी बहुत क्या होती है? नमी होती है ना। उस अनाज में क्या होती है? नमी होती है। तो उस नमी को खत्म करने के लिए आप उसको क्या? धूप में सुखाओगे, धूप में सुखाओगे, सुखाओगे, धूप में सुखाओगे, जिससे कि उसके अंदर किसी प्रकार के क्या? सूक्ष्म जीव, किसी प्रकार के सूक्ष्म जीव कीट ना हो, सूक्ष्म जीव कीट ना हो। यानी कि आप उसको फसल में से अनाज निकालने के बाद में उसको धूप में सुखाओगे, और जिससे कि सूक्ष्म जीव और कीट वृद्धि ना कर सके और उसको खराब ना कर सके, जिसको हम बोलते हैं इली वगैरह बोलते हो ना, हो जाती है। वो क्यों होती है? नमी की वजह से। तो उस नमी को पहले क्या करो? आप अनाज को धूप में अच्छी तरह से सुखा लो। अब आपके पास में अनाज, तो उसको आप बोरियों में पैक करोगे। उस अनाज को किस में पैक करोगे? बोरियों में पैक करोगे। तो उस बोरियों को अंदर तो नॉर्मली कर देते हैं, लेकिन यदि उस अनाज का भंडारण एक बड़े स्तर पर किया जाए, बड़े स्तर पर किया जाए, तो वो किया जाता है किसमें? साइलो। इसमें साइलो, या इसको बोलते हैं भंडार गृह, है ना, भंडार गृह। यानी अनाज का बड़े स्तर पर भंडारण, अनाज का बड़े स्तर पर भंडारण, इनमें किया जाता है साइलो या भंडार गृह में। साइलो या भंडार गृह में किया जाता है, अनाज का बड़े स्तर पर भंडारण किया जाता है। अब मान लो भंडारण कर दिया आपने, उनको एक जगह रख दिया, पहले तो कोठी वगैरह के अंदर रखते हैं, लेकिन आजकल तो भंडारण ये अपने जाता है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एफसीआई के अंदर, भारतीय खाद्य निगम, वहां जाता है और वहां क्या कर लेता है? अपने पास में स्टोर कर लेता है, और वही कहाँ ट्रांसफर किया जाता है? वही अपनी राशन की दुकान पे आता है ना। तो अब उनको ऐसे भंडार गृह में रखेंगे, उसको 7 साल 2-2 साल रखेंगे, तो क्या खराब हो सकते हैं, उनके अंदर सूक्ष्म जीव पनप सकते हैं। तो उनकी सुरक्षा के लिए उसमें क्या मिला दिया जाता है? केमिकल वगैरह मिला दिया जाता है ना। तो देखो, भंडार गृह में अनाज की सुरक्षा, है ना, अनाज की सुरक्षा कब? भंडारण करने के बाद। किसके द्वारा? बहुत से तो क्या मिलाते हैं? नीम की पत्तियां, बिल्कुल नीम की पत्तियां भी क्या करती है? उसको बचाती है। उसके बाद में माचिस की तिल्ली भी डाल देते हैं, माचिस की तिल्ली, क्या बोलो? माचिस की तिल्ली डाल देते हैं। और फिर बाद में कुछ रसायन का भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है। तो अनाज की सुरक्षा किस प्रकार करते हैं? नीम की पत्तियां डाल देते हैं, माचिस की तिल्ली डाल देते हैं, क्या लेते हैं? रसायन डालते हैं, जिससे कि आपने जो अनाज का भंडारण किया है वो खराब ना हो, आपका अनाज सुरक्षित रहे। तो यह है भंडारण। भंडारण में इतना ही था कि अनाज को उसमें नमी होने की वजह से 2 से 4 दिन या हो सकता है 10 दिन भी सुखाना पड़ता है, तब तक नमी खत्म ना हो, क्योंकि नमी की वजह से उसमें सूक्ष्म जीव और कीट पनप सकते हैं और अनाज को क्या कर सकते हैं? खराब कर सकते हैं। अब अगला है कि यदि अनाज का भंडारण बड़े स्तर पर किया जाए तो किन में किया जाएगा? साइलो या भंडार घरों में, साइलो या भंडार घरों में। और इसको ये संभालता कौन है? एफसीआई,
फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य निगम। अब अनाज की सुरक्षा, आप उसमें नीम की पत्तियां डाल दो, वो माचिस की तिल्ली डाल दो, या फिर रसायन, ज्यादातर तो रसायनों का ही उपयोग, रसायन की गोलियां डाल दी जाती है जिससे उनके वो खराब नहीं होते और कीट वगैरह नहीं पनपते। तो यह है भंडारण। तो अपने जो कृषि पद्धति के या फसल के हम 7 चरण देख रहे थे, तो मेरा लास्ट चरण आज कौन सा था? भंडारण। और मेन यही है, नोट के अंदर कटाई पर्व भी है, इसको भी देखना है ना। तो मैं दोबारा रिवाइज करवा रहा हूँ कि अपने चरण कहाँ से शुरुआत होती है? मिट्टी तैयार करना, जुताई की प्रक्रिया होती है, बुआई, बीजों का चयन करके, ठीक है। उसके बाद में खाद या उर्वरक देना, बिल्कुल। अब उसमें पानी देंगे यानी सिंचाई, फिर उसमें से खरपतवार से सुरक्षा, खरपतवार को उठाएंगे, निराई। उसके बाद में अगला कौन सा है? कटाई। फसल को जाने के बाद उसका क्या करेंगे? भंडारण। यानी कि अब आपकी फसल तैयार हो चुकी है, और ये चरण हमेशा जहाँ किसान खेती करते हैं, जिनके पास में खेत है, तो वो यही चरणों को क्या करते हैं? फॉलो। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट भंडारण ही करने लग जाएंगे। शुरुआत कहाँ से होगी? मिट्टी तैयार करने से। तो ये अपने टोटल 7 चरण हो चुके हैं, अपने टोटल 7 चरण हो चुके हैं। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लो। ये आपके 7वां चरण ये रहा। हाँ तो बच्चों, अब ये आपके पूरे कृषि पद्धतियों के 7 चरण हो चुके हैं, भंडारण तक हो चुके हैं। बस एक इतना तो टॉपिक और बचा है, पशुपालन। और पशुपालन से आप सब सही समझ रहे हो, पशुपालन यानी पशुओं को पालना। और कौन से पशु? पालतू पशु को, जैसे गाय, भैंस, बकरी, है ना, भेड़, ये पशु होते हैं। तो इन पशुओं को पालते हैं हम दूध के लिए, है ना। और दूध का बड़े स्तर पर, औद्योगिक स्तर पर, उद्योग भी यानी उनका उत्पादन भी किया जाता है। और दूध का क्या होता है? आदान प्रदान, आयात निर्यात में होता है। इस वजह से इन पशुओं को क्या करते हैं? पालते हैं। तो परिभाषा क्या हो जाएगी इसकी? कि पालतू पशुओं को उचित आवास, भोजन व देखभाल, पालतू पशुओं को उचित आवास, भोजन व देखभाल देना, या या ये बड़े स्तर पर होए तो क्या कहलाता है? पशुपालन कहलाता है। तो मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि पालतू पशुओं को उचित आवास, भोजन या देखभाल उपलब्ध करवाना, और यह यदि बड़े स्तर पर होता है तो उसे क्या कहलाते हैं? पशुपालन कहते हैं। तो मैं इसकी परिभाषा लिख रहा हूँ, पशुओं को या पालतू पशुओं को, पालतू पशुओं को उचित आवास, भोजन प्लस देखभाल उपलब्ध करवाना, उपलब्ध करवाना क्या पशुपालन कहलाता है। तो बस पशुपालन में इतना सा था। इसकी परिभाषा ही आपको इतना बड़ा नहीं दे रखा है कि पशुपालन। तो पशुपालन ये होता है पालतू पशुओं को उचित आवास, भोजन या देखभाल उपलब्ध करवाना। तो ये बड़े स्तर पर हो जाएगा तो पशुपालन होता है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा था कक्षा 8 का विज्ञान का पहला पाठ, फसल उत्पादन एवं प्रबंध। और हमने इसमें शुरुआत से कहाँ से की थी? फसल की परिभाषा से, फसल के चरण पढ़े, उसके बाद के अंदर ये लास्ट में क्या था? पशुपालन था। तो यानी फसल के प्रकार भी हमने पढ़े थे, रबी, खरीफ, जायद, उनमें से भी इंपोर्टेंट बनता है। उसके बाद में फसल के जो चरण है, पूरा पार्ट उन्हीं से पे डिपेंड है कि आप फसल की शुरुआत कहाँ से कर रहे हो? मिट्टी तैयार करने से, और एंडिंग भंडारण पे जाके हो गई। तो चरणों में से उनकी प्रक्रिया, निराई पूछ सकता है, जुताई पूछ सकता है, बुआई पूछ सकता है, और उनको क्रम में सजाने के लिए बोल सकता है। अब क्रम में आपको याद रखना है, मिट्टी तैयार करना, दूसरा बुआई, तीसरा खाद या उर्वरक देना, चौथा 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 बोलो सिंचाई, पांचवा खरपतवार से सुरक्षा, छठा कटाई, और सातवां भंडारण। ये याद रखना है। नौ फसल की परिभाषा तो इनके यही है इसके अंदर। और कृषि औजारों के नाम देखना, जिसके हल का काम आता है जुताई और बुआई में, कल्टीवेटर का काम जुताई में काम आता है, सीड ड्रिल का काम बुआई में काम आता है। कृषि और सिंचाई के स्रोत कौन कौन से? फव्वारा विधि और टपकन विधि। परंपरागत स्रोत कुएं, नहर, नदी, झील, है ना, बावड़िया, तालाब, ये क्या आते हैं? सभी परंपरागत स्रोत है सिंचाई के। तो ये ध्यान रखना, एक नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है। बड़े के अंदर यही पूछेगा, खाद्य उर्वरक में अंतर, खाद के लाभ, या फिर कोई सा भी चरण पूछ सकता है इनमें से, है ना। तो इम्पोर्टेंट बनते हैं ये। तो आज हमारा ये साइंस का पहला पार्ट कंप्लीट हो चुका है, जिसका नाम था फसल उत्पादन एवं प्रबंध। अब मिलेंगे अगला पार्ट, जिसका नाम है सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु। दूसरा पार्ट भी इम्पोर्टेंट है, उसकी शुरुआत करेंगे। और ये अपना पहला पार्ट हो चुका है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पहला पार्ट पसंद आया होगा, और इसमें जो भी कमी हो इस वीडियो में तो मेरे को बताना कि सर इसमें ये कमी है, मैं सुधारने की कोशिश करूंगा। और ये आज आपका एर्थ का पहला पार्ट हो चुका है। आपको जो भी चीज़ समझ में नहीं आई, कृपया करके मेरे को कमेंट में बताना। आपका मैं नवल जी सर पूरी कोशिश करूंगा उसको समझाने की। तो तब तक के लिए धन्यवाद।